खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। अस्सलाम वालेकुम। रशिया और यूक्रेन के बीच की रिफ्ट बढ़ती जा रही है। हालांकि पैरेलली टेबल टॉक का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है ताकि ये दोनों कंट्रीज किसी सोल्यूशन पर पहुंचे और इस बैटल को ख़त्म किया जाए। रशिया की तरफ से हो रहा एग्रेशन यूक्रेन पर, उसको रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। जब से ये रिफ्ट शुरू हुई है तब से अलग अलग पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। रशिया का अपना पर्सपेक्टिव है कि वो ये बैटल प्रीएम्प्टिव बैटल लड़ रही है, यानी कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो उसका डायरेक्ट जो नुकसान है वो रशिया को उठाना पड़ेगा। ये रशियन पर्सपेक्टिव है। यूक्रेन का अपना पर्सपेक्टिव है कि ये उनका हक है कि वो जिस ग्रुप को चाहें उसमें शामिल हो जाएं और इस वजह से वो इस चीज़ को डिफेंड कर रही है। लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट पार्टीज़ की बात करें कि किस पार्टी का किस कंट्री का क्या पर्सपेक्टिव है इस वर्क को लेके। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली अमेरिका एंड एलाई के रोल की, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं यूक्रेन रशिया बैटल में। तो आज हम उस पर बात करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे बाकी केसेस से, बाकी एग्रेशंस, बाकी इन्वेजन्स के साथ, कि वहाँ पर इन कंट्रीज़ का क्या रोल रहा है, उनके बारे में इनका क्या कहना है और इस केस में उनका क्या रोल रहा है। इस वक्त जो अमेरिका एंड एलाई हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया की इस एग्रेशन को, इस इन्वेजन को किसी तरीके से रोका जा सके या इस जंग को किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी वक्त कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को इन्वेट करने की कोशिश करती है, जंग का माहौल बन जाता है और उस वक्त कोई नेशन, कोई ग्रुप, कोई इंसान इस काबिल हो कि वो उस जंग को रोक सके ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो, तो ये उसका फ़र्ज़ है कि वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे जंग को रोका जा सके और जानें बचाई जा सके। मगर जैसे कि इस केस में ये कंट्रीज़ कर रही हैं, क्या कर रही हैं? ये सैंक्शंस लगा रही हैं रशिया पर, यानी कि इकॉनमिकली रशिया को कमज़ोर किया जा सके। ये सैंक्शंस लगा रही हैं। ये जो रेफ्यूजीज़ यूक्रेन से आ रहे हैं ये अपनी अपनी कंट्रीज़ में उनको शेल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो डेली नीड्स हैं उसको लेकर एड्स प्रोवाइड की जा रही है और उसके अलावा फाइनेंशियली एड प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन को और वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मगर अगर हम इसको जहन में रखते हुए बाकी कंट्रीज़ की बात करें, जब बात फ़लस्तीन की आती है, जब बात सीरिया की आती है, जब बात इराक़ की आती है, जब बात यमन की आती है या अफ़गानिस्तान की आती है, यूगर मुस्लिम्स की आती है या फिर बर्मा की बात आती है, तो इन कंट्रीज़ का रोल बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि या तो ये कंट्रीज़ बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, जैसे इनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर ये फ्रंट से अटैकिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आती हैं। यानी कि सिर्फ यमन की अगर हम बात करें, जो एग्रेशन हो रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसमें 2,30,000 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो चुकी है, जिसमें 10,000 बच्चे शामिल हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी कि फूड ना मिलने की वजह से, वाटर ना मिलने की वजह से और इस तरह की बाकी दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। और ये सारी कंट्रीज सिर्फ इसलिए खामोश हैं क्योंकि जो अटैक्स हो रहे हैं वो उनकी एक अलाई कंट्री की तरफ से हो रहे हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया की तरफ से। वहीं पर अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान में जो इन्वेजन किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 21st सेंचुरी की शुरुआत के सालों से लेकर 2021 तक, उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 38,000 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई है। मारने वाले कौन हैं? यूनाइटेड स्टेट्स वाले। और जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में भी, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जाकर अपने अपने जो बेसिस बनाए थे ताकि वो आसानी से अटैक कर सकें अफ़गानिस्तान में, तो उन कंट्रीज़ का भी नुकसान जो है वो कम नहीं है। 20,000 से ज़्यादा सिविलियंस की उन कंट्रीज़ में डेथ हुई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसके अलावा अगर हम बात करें इराक़ की, तो इराक़ में 2,50,000 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई है और उसमें अमेरिका का क्या रोल है आप सबको पता है। टेररिज्म के नाम पर किस तरीके से वहाँ पर सिविलियंस को अटैक किया गया। उसके अलावा सीरिया में, इराक़ में, फ़लस्तीन में यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द कंट्री जिसने इज़राइल को बैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी,
और आप तज्जुब की बात देखें, आयरनी ये देखें कि इज़राइल जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कंट्री थी, जिसके पास ना लोग थे, ना गवर्नमेंट थी, ना लैंड था, उसने फ़लस्तीन में आकर पैलेस्टीनियंस ने जब उनको जगह दी, उनको वहाँ से बाहर निकाला। और वो इज़राइल जिसने फ़लस्तीन को इन्वेड किया, अब वही इज़राइलीज़ फ़लस्तीन की ज़मीन से रशिया के इस इन्वेजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी और क्या होगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड, क्यों ये हिपोक्रेसी, क्यों। जब बात यूरोपियन कंट्रीज़ की आती है तो उस वक्त इन सब के ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट जाग जाते हैं, इंसानी हकूक़ के नारे लगते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। और जब बात मुस्लिम कंट्रीज़ की या अफ्रीकन कंट्रीज़ की या थर्ड वर्ल्ड नेशन जो इन्होंने नाम दिया है उनकी आती है, तो ये सब खामोश रहते हैं और खुद जाकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर लोगों को कत्ल करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को लूटने के लिए। मगर जब बात इधर की आती है तो ये सब एक्टिवली प्रोटेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से लोगों की जानों को बचाया जा सके, जो कि अच्छी चीज़ है। मगर हम ये चाहते हैं कि ये हिपोक्रेसी बंद हो और जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से उनकी जो जानो माल है उसकी हिफाजत की जा सके।